जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो हम लोग संपादकीय देख रहे हैं उसमें हमारा जो टॉपिक है वो GS3 के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये बातें कही गई हैं कि किस तरीके से मध्यम वर्गीय को ध्यान में रखते हुए अगर हम आंकड़ों को देखें तो उनके खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उनकी आमदनी उस अनुपात और रेशियो में बढ़ता हुआ हमें नज़र नहीं आता। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस संपादकीय को लिखा गया है। तो चलिए इसके एनालिसिस को, विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से शुरुआत किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जो परिवार हैं, खास करके जो मध्य वर्गीय परिवार हैं, इनका व्यय जो है, इनका एक्सपेंडिचर, खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस अनुपात में जो उनकी आय है, उनकी इनकम है, वो उसमें उतनी वृद्धि आपको दर्ज होते हुए नहीं नज़र आती है। तो इनकम, आपकी जो आमदनी है, कमाई है, उसमें बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है और खर्च आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जो बचत है, जो सेविंग्स हैं, उसमें भी आपको निरंतर घटाव नज़र आएगा। सेविंग आपकी घटती हुई नज़र आएगी। 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, 50 से 60,000 जब आपकी सैलरी हो रही है काफ़ी सालों में धीरे धीरे बढ़ते हुए, तो आपका जो खर्च कहीं 20-25 हज़ार रुपये कभी हुआ करता था और आपकी सेविंग बचत 25,000 रुपये अगर देखने को मिलता था महीने में, अब वही सेविंग आपको और कम दिखेगा क्योंकि खर्च आपका 25,000 से बढ़ के कहीं 40-45 हज़ार पहुँच गया। तो जहाँ सेविंग आपकी 25 होती थी, वहाँ आपकी सैलरी थोड़ी सी नाम मात्र की बढ़ने के बाद भी शायद 10 से 15 हज़ार रह जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि किस तरीके से मध्य वर्गीय परिवार घटती हुई सेविंग, बचत से जूझ रहा है। और ये हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आगे हम कुछ आंकड़ों को देखेंगे, उसके बाद आपको वो चीज़ें और तस्वीर जो है इस अर्थव्यवस्था के, इस कहानी की, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आंकड़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और ये आंकड़े अभी हाल फिलहाल में ही जारी किए गए हैं, मई के महीने में ही, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन आंकड़ों को ध्यान में रखना। देखिए, जो अपना मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हम सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के नाम से जानते हैं, इनके आंकड़े ये बताते हैं कि जो देश के परिवारों की शुद्ध बचत यानी कि जो नेट सेविंग्स हैं, वो पिछले 3 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में कहीं 14.16 लाख करोड़ के आसपास नज़र आता है। तो जब हम बात करेंगे कितनी थी, 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक घटा है देश के परिवारों का शुद्ध बचत यानी कि नेट सेविंग्स। नेट सेविंग्स का मतलब सारे खर्चे हटा के जो आप सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, वो नेट होता है, सेविंग होता है, शुद्ध बचत होता है। वो 9 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक घटा है। और वित्त वर्ष 2022-23 में ये आंकड़ा 14.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास आपको नज़र आता है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2024 अभी बिल्कुल नवीनतम ये रिपोर्ट है। ये हर साल आपका जारी होता है। इसको आप बोल सकते हैं नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश में जिनको सर्च करना है, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स NAS, राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2024, जो कि इसी सेम मंत्रालय ने जारी किया है। अब इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार ये बात कही गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि जो वित्त वर्ष 2020-21 है, ये कोरोना काल वाला समय आ गया, इसमें परिवारों की शुद्ध बचत 23.29 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। क्योंकि बहुत सारा जो खर्च था वो हम नहीं कर रहे थे। जिनको लग रहा था कि अभी बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है, AC लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज लेने की नई ज़रूरत नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं लेना है, किसी तरह का होम लोन अभी हमें नहीं उठाना है, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो कोरोना काल में लोगों ने खर्च नहीं किया। वो अपने सेविंग के लिए, बचत के लिए रखे थे पैसे को, ताकि किसी भी तरीके से कोई इमरजेंसी, आपातकाल सिचुएशन और आती है। और लोगों के जीवन में कोरोना काल में आपातकाल सिचुएशन जो थी, आपातकाल स्थिति लगातार बनी हुई थी, उसकी वजह से लोगों ने बड़े स्तर पे बचत को ध्यान में रखा और बचत को वरीयता दी, प्राथमिकता में रखा, जिसकी वजह से आपको ये आंकड़ा दिख रहा है कि हमारा जो शुद्ध बचत था देश का, वो 23.29 लाख करोड़ रुपए देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट जारी है, क्योंकि खर्च भी बढ़ा, सामानों का खर्च बढ़ा, कर्ज की भी लेना अब थोड़ा सा महंगा हो गया। बहुत सारे जीरो EMI जो आप देखते होंगे कि 0 ब्याज दर पे आप बहुत सारे सामानों को खरीद सकते हैं। और ये ऑफ़र आपको होली और दीपावली के समय ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे माइक्रोवेव ओवन हो, फ्रीज़ हो, TV हो, AC हो,
बाइक हो, गाड़ी हो, तो उसकी वजह से क्या है कि शुद्ध आपका जो ये ब्याज दर है वो शून्य होने की वजह से लोग आकर्षण में आके फंस जाते हैं और खर्च करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हर महीने जो ब्याज में पैसा जाता है उसकी वजह से आपकी आमदनी में बचत नहीं देखने को मिलता है। अभी हम इस चीज़ को आगे भी देखेंगे। अब इस आंकड़े को और हम ध्यान से देखें तो जो अब 2020-21 के बाद 20-21 में 23.29 लाख करोड़ रुपया में देखने को मिल गया, जो ये बचत जो है वो कहीं ना कहीं अपने चरम पे पहुंच रही थी। अब वित्त वर्ष 2021-22 में जब आप देखेंगे तो देश के परिवारों की जो शुद्ध बचत है वो घट के अब कितनी हो गई, 17.2 लाख करोड़, यानी 23.29 लाख करोड़ रुपए से घट के 6 लाख करोड़ रुपए से घट के 17.12 लाख करोड़ रुपया हो गया। अब बचत के घटने का कारण क्या है? हमें तो पता चल गया कि एक साल में करीब करीब एक वित्त वर्ष के बाद 6 लाख करोड़ रुपया हमें घटाव नजर आया अपने शुद्ध बचत में, अपने देश के परिवारों के शुद्ध बचत में, यानी कि देश के परिवारों के नेट सेविंग्स में। अब हम कारण को समझते हैं कि बचत जो ये घटा है इसका कारण क्या है। कारण समझना बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन एक जगह सुनिश्चित तरीके से जब आप सुनियोजित तरीके से आप पढ़ते हैं तो वह हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, परिवारों के जो जीवन निर्वाह व्यय हैं, अपने लाइफ की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको खरीदने में जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी देखने को हमें मिला है। दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम भारतीय परिवारों का जीवन स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। अब देखिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं। बहुत सारे ऐसे सामान हैं, बिस्किट का पैकेट है, नमकीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाले हैं, जिसमें क्या किया गया है कि आपका जैसे ये पैकेट है, ये मान लीजिए आप लेते होंगे 50-20 रुपए का, मान लीजिए कोई बिस्किट है, तो इसमें अगर मान लीजिए आप पहले खाते होंगे करीब करीब 10 बिस्किट, तो बिस्किट अभी भी 10 ही होगा, लेकिन जो इसकी साइज है उसको कम कर दिया गया है, या इसकी बिस्किट की चौड़ाई है उसको कम कर दी गई है, साइज को छोटा कर दिया गया है। तो अब क्या होगा कि आपकी खपत बढ़ जा रही है। पहले यही बिस्किट का पैकेट मान लीजिए आप 20 रुपये में लाते थे और अभी भी आप 20 रुपये में लाते हैं, तो ये पहले आप चलाते थे 4 दिन में या मान लीजिए 5 दिन में। अब बिस्किट का साइज़ छोटा है, आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा आप उसको कंज्यूम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा उसकी खपत करेंगे, या जल्दी जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब मान लीजिए सेम यही बिस्किट का पैकेट जिसमें अभी भी 10 बिस्किट हमें नज़र आ रहा है 20 रुपये का, ये अब 5 दिन के बजाय 4 दिन तक चलता है। तो यानी कि एक दिन पहले ये ख़त्म हो गया। अगर आप 20 दिन में देखेंगे तो 20 दिन में शायद आप इस 4 पैकेट का इस्तेमाल करते हो, अब यहाँ पर आप 5 पैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हर 20वें दिन पे आप 20 रुपये का अतिरिक्त खर्चा कर रहे हैं बिस्किट को लेके। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये आपका जो महंगाई है वो दिखता नहीं है सामने से इतना, लेकिन ये दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उसमें इस तरीके से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे परिवार जो किराए के घरों में रहते हैं उनके किरायों में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। संपादकीय में ये बताया गया कि करीब पिछले 1 साल में हम देखें तो कई जगहों पे 1.5 गुना तक आपका किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो किराया बढ़ने से भी जो किराए पे रहने वाले परिवार हैं उनका भी खर्च बढ़ रहा है। उसके बाद सार्वजनिक परिवहन देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर लें उसका भी किराया बढ़ा है। चाहे आप मेट्रो से जाएं, बड़े शहरों में मेट्रो से ट्रैवल करें, या फिर आप बसों का प्रयोग करें, या फिर आप कैब का प्रयोग करें, ओला उबर कुछ भी, किसी भी कैब का प्रयोग करें, तो आपको समझ में आ रहा है कि किराया तो बढ़ा है। तो सार्वजनिक परिवहन की जो लागत है ये भी कोरोना काल के बाद से तेज़ी से बढ़ता हुआ हमें नज़र आया है। तो ये भी आने जाने के लिए जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए भी खर्च करनी पड़ती हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर में नौकरी कर रहे हैं, किसी बड़े शहर में, ठीक ठाक शहर में, तो वो शहर के थोड़े दूर हिस्से में रहते हैं और उनका काम करने का जो सेंटर है या जहाँ वो काम करने जाते हैं वो आपका शहर में थोड़े दूर पे होता है। अब आने जाने में रोज़ का भाड़ा तो उनको देना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें परिवहन का भी खर्चा बढ़ा देंगे तो उनका एक ठीक ठाक आमदनी का हिस्सा वहाँ भी चला जाएगा। अब ये तो बात है कि जहाँ पे ज़रूरत है और हमसे खर्चा हो जा रहा है और हमें खर्चा करना पड़ रहा है। अब हम उस उदाहरण पे ध्यान देंगे जहाँ पे खर्च के साथ साथ परिवार की जो ऋणग्रस्तता है, यानी कहीं ना कहीं वो जो लोन में फंसे हुए हैं वो भी बढ़ रही है। और अब इसकी भी ऊपर भी चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो ऐसा कारण है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें आमदनी का ठीक ठाक हिस्सा देखने को मिलेगा। बाकी हम उन बातों पे भी ध्यान देंगे कि सरकार को भी अपनी तरफ से क्या करना चाहिए। देखिए, व्यक्ति अपनी क्रय क्षमता, जो उसका एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है, व्यक्ति अपनी क्रय क्षमता न होते हुए भी चीज़ों को 0% फाइनेंस जैसे विज्ञापनों से आकर्षित होकर खरीद लेता है। जैसा हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, त्यौहार का समय आया,
अब वो आपको बोल देंगे कि 30,000 रुपये का एसी है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 30,000 रुपये का एसी है, गर्मी बढ़ रही है, एसी की ज़रूरत सबको होती है। अब दीपावली में आपको लगा कि नवंबर चल रहा है, 10 महीने की ईएमआई पे ले लेते हैं एसी, तो नवंबर से अगर आप 10 महीना जोड़ेंगे तो करीब करीब अगले साल के अगस्त तक आपके पास वो एसी का पूरा भुगतान आप कर चुके होंगे, चुकता कर चुके होंगे जो उसकी कीमत है। और सबसे अधिक आपको पता है कि अगस्त सितंबर में ही और कुछ दिन अक्टूबर में आपको एसी की सबसे अधिक ज़रूरत महसूस होती है। अब 30,000 रुपया है आपके पास, ठीक है, 30,000 रुपया आपने बोला कि चलो ठीक है 0% इंटरेस्ट है, 0% ब्याज दर पे आप हर महीने के 3,000 देते हुए 10 महीने तक आप एसी ले सकते हैं। अब आपने एसी तो ले लिया, हो सकता था कि आपका काम कूलर से भी चल सकता था, लेकिन आपको लगा कि चलो ठीक है 3,000 रुपया महीना देंगे एसी में, कहाँ पता चलने वाला है। ये 3 महीना, ये हर महीने जो 3,000 रुपया है ये तो अतिरिक्त आपके ऊपर बोझ आया ना। इसी तरीके से बहुत सारे लोग स्कूटी ले लेंगे, बाइक ले लेंगे, कुछ और चीज़ें ले लेंगे, डबल डोर का रेफ्रिजरेटर ले लेंगे, कुछ बड़े कूलर आते हैं 40-45 हज़ार 50,000 के, वो ले सकते हैं। तो हर महीने ये जो 3,000 4,000 5,000 निर्भर करेगा कि कितने कितने पैसे पे आपने ईएमआई पे लिया हुआ है लोन को, ब्याज इसके कर्ज को, तो उसके हिसाब से आपका ये खर्चा भी होता चला जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात बोला है कि 0% जैसे विज्ञापनों से आकर्षित होकर भी मध्यम वर्गीय परिवार आपका क्रय क्षमता से ज़्यादा न, मतलब क्रय क्षमता न होते हुए भी इस 0% फाइनेंस जैसे विज्ञापनों से आकर्षित होकर वो वस्तुओं को खरीद लेते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यही होगा कि उसकी मासिक किस्त जो है वो परिवार के खर्च को और बढ़ा देती है। यही है आपके सामने, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बस ये चीज़ें थी जो दिखानी थी कि सेल लगा है, फेस्टिव सीज़न है, आपके सामने तरह तरह की चीज़ें हैं, टीवी भी हो गया, बहुत सारे लोग एलसीडी टीवी भी उठा लेंगे 40-50-60 हज़ार की, तो महीने का 4,000 5,000 6,000 तो बोझ आ ही जाता है किस्त के रूप में। अब अधिकांश जो भारतीय परिवार हैं उनके लिए जीवन के मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति ही उनके लिए मुश्किल हो रही है, और यहाँ पर बचत बढ़ना तो एक दिवा स्वप्न जैसा ही है। बहुत सारे परिवारों का खर्च ही पूरा निकल जाए बिना कर्ज लिए, यही बहुत बड़ी बात है। उनके सामने अगर आप सेविंग की चर्चा करेंगे, बचत की बात करेंगे, तो उनको थोड़ा सा एक सपने जैसा लगता है कि हाँ हम ऐसा करना तो चाहते हैं लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है, या हम ऐसा सपना देखें कि हम हर महीने इतने रुपए का तो बचत कर ही लेंगे। अब इस पूरे चर्चा के बाद हम समाधान के ऊपर आते हैं। ये समाधान संपादकीय में उतना नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए अलग से इसको लेके आए हैं। देखिए, समाधान में वही बातें कही गई हैं। क्या होगा, एक बेसिक तरीके से आप अगर सोचेंगे समाधान के पहले, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हर बार पहले खुद से सोचना है, और फिर आपके पास जो भी नोट्स हो, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, चाहे आप संपादकीय के नोट से भी तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तब आपको संपादकीय नहीं, जो आपके समाधान है कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तब उस पर आपको फोकस करना है। पहले आप अपना खुद का दिमाग लगाइए, खुद की चीज़ों को सोचिए कि आप किस गहराई तक सोच पा रहे हैं कि इसका समाधान क्या होना चाहिए और इसका तरीका क्या सबसे अच्छा है। आप पहले प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम को उल्टा करने की कोशिश करिए, वहीं से समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर समाधान की हम बात करें तो समाधान वही है कि आय की वृद्धि हो और ऋण के नियंत्रण पर ध्यान दिया जाए। ब्याज दरों और आय वृद्धि के बीच के जो अंतर है उसको कम करने की ज़रूरत है, तभी हमारा बचत होगा। आय की तुलना में जो घरेलू ऋण है उनकी वृद्धि को धीमा करने की भी ज़रूरत है। अब ये तो है जो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, इसमें सरकार को अपनी तरफ से काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि आय वृद्धि को बढ़ावा देना पड़ेगा। कैसे होगा? रोज़गार सृजन करिए। जिन परिवारों में अभी भी लोग बेरोजगार हैं, वो कमाई नहीं कर रहे हैं, तो पारिवारिक जो आय है उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उस परिवार में जो बेरोजगार लोग हैं उनको और आप रोज़गार प्रदान करिए। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनकी वेतन की वृद्धि कर दीजिए, तब भी बचत बढ़ जाएगा। वो अपने खर्च पे नियंत्रण रखें और उनकी वेतन में बढ़ोतरी हो जाए। देखिए, पूरा कैलकुलेशन और मैथ का हिसाब किताब है, गणित का हिसाब किताब है। जितना इस पे काम होगा उतना ज़्यादा बचत बढ़ेगा। जितना आपकी आमदनी और खर्च के बीच के अंतर बढ़ता चला जाएगा, अंतर बढ़ेगा तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, अंतर घटेगा तो फिर आपकी आमदनी कह रहे हैं, आपकी जो बचत है वो भी घटेगी। तो अंतर बढ़ाना है हमें आमदनी और खर्च के बीच में, उस अंतर को कम नहीं करना है। समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसी नीतियां लानी पड़ेंगी। वेतन वृद्धि के ऊपर जैसा कि हमने बात किया, तो यदि वेतन उस गति से बढ़ता है जो ब्याज दरों से अधिक है, तो परिवारों के पास ऋण का प्रबंधन करने और संभावित रूप से अधिक खर्च करने के लिए अधिक प्रयोज्य आय होगी।
ऋण प्रबंधन की रणनीतियाँ क्या अपनानी पड़ेंगी, वित्तीय शिक्षा पहल करनी पड़ेगी सरकार को, जो इस फील्ड में एनजीओ लगी हुई है। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि आप किस तरीके से कर्ज लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कब कर्ज नहीं लेना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी लीजिए, किस तरीके से ऋण चुकाइए, कितना आपके आमदनी पे बोझ पड़ेगा। ये सब चीज़ें थोड़ी सी लोगों को बतानी चाहिए, शिक्षित करनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। तो वित्तीय शिक्षा पहल और जिम्मेदार ऋण देने की जो प्रथाएं हैं वो परिवारों को ऋण को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकती है, जिससे कि खर्च के लिए आय मुक्त हो जाती है। तो इस तरीके से आप और भी पॉइंट्स को डाल सकते हैं, उसमें सोच सकते हैं। ये समाधान में केवल ऐसा नहीं है कि 3 ही 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, आप और भी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। खुद से भी सोचेंगे तो 2-3 पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक परिवहन, सार्वजनिक परिवहन का हमने देखा था, तो सार्वजनिक परिवहन की लागत को कुछ कम किया जाए, उसके खर्च को कम किया जाए, यहाँ से भी परिवार का बचत होगा। फिर दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं इनके मूल्य में कमी की जाए तो भी उनके खर्च में वो होगा, खर्च में कमी आएगी। उसके बाद जो किराए हैं उनके ऊपर भी आप विनियमन कुछ लागू कर सकते हैं, कोई रेगुलेशन ला सकते हैं कि हर साल आप बेतहाशा ऐसे किराया नहीं बढ़ा सकते हैं। शिक्षा में खर्च होता है, शिक्षा को खर्च को कंट्रोल करिए, फ़ीस को स्कूलों के कंट्रोल करिए, कॉलेजेस के फ़ीस को कंट्रोल करिए। स्वास्थ्य पे खर्चा होता है, स्वास्थ्य को एक बेहतर ढंग से उपलब्ध कराया जाए ताकि उस पर जो खर्च हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पहल करके बचत जो है देश का, परिवारों का, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो आज हमारा विश्लेषण यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, कैलेंडर जारी हो ही चुका है, तो एक लक्ष्य बना के आप अपना लगे रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।